गुड मॉर्निंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आवाज़ बताइए, कंफर्म कीजिए आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन आज का। मॉक टेस्ट डिस्कशन 9 पॉलिटी का करेंगे पहले, उसके बाद लीगल का, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 से है ना, 22। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है? जहाँ कोई दिक्कत होगा फिर इसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है? यानी ये क्वेश्चन जो मैंने जो लगाया है इसमें ये तो पूरा गलत है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन कहता है द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हेल्ड दैट द स्टेट्स आर नॉट मेयर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर। ठीक है, जो राज्य जो है, जो सिर्फ सिर्फ उसके क्या नहीं, अपेंडेजेस नहीं है सेंटर के, किस केस में कहा गया? पहला है मिनर्वा मिल, दूसरा एस आर बोमई, तीसरा एमसी मेहता, चौथा है गोलकनाथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस आर बोमई। ठीक है, ये पीडीएफ कैंसिल आउट हो जाएगा ना फिर हर बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस आर बोमई। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ना, आपका पहले पॉलिटी का कराया जाएगा, उसके बाद जो है पॉलिटी के बाद जो है फिर लीगल कराएंगे। इसमें कह रहा है कोठारी कमीशन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, कल्चरल, एजुकेशन, बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या होगा? एजुकेशन से रिलेटेड है। कोठारी कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज एडेड एज आर्टिकल 21A। 21A जो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? तो किस अमेंडमेंट से किया गया? 86, 88, 89, 90 किससे किया गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या करा था? आर्टिकल 21A। ठीक है, ये इसको पढ़ाया भी है पहले हमने। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तीन काम हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तीन काम हुआ था। इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्या काम हुआ था? पहला चीज आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा चीज डीपीएसपी के अंदर 45, आर्टिकल 45, जिसमें पहले लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा हुआ था? पहले जो था अर्ली एजुकेशन की बात करी गई थी। अब अर्ली एजुकेशन जो है ना, स्टेट की जो है की लाइबिलिटी हो गई अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन दैट इज 6 to 14 ईयर, 6 to 14 ईयर जो है 21A में आ चुका है। और 45 वाले में 0 to 6 ईयर दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर कहाँ पे आ गया? डीपीएसपी का पार्ट हो गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर डीपीएसपी का पार्ट हो गया। तीसरा क्या हुआ इसमें 86 में? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर पहले कितने थे? 10 थे, 10 ड्यूटीज थे, इसमें 11th ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। 11th ड्यूटी को ऐड कर दिया, उसको थोड़ा सा, ठीक है, 11th ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। तो ये किस में? 2002 में। तो इस चीज को याद रखिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तीन चीजें हुई थी। तीन चीजें हुई थी जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला हुआ था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दैट इज आर्टिकल 21A ऐड किया गया। दूसरा, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 को चेंज किया गया, जिसमें 0 to 6 ईयर के एज के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर देने की बात करी गई। और तीसरी बात क्या करी गई? 11th फंडामेंटल ड्यूटी, पहले थे 10, अब कितने हो गए? 11। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक है, ये कहां पे? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो इससे तीन सवाल बनते हैं आपके, और तीनों सवाल आते रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगला सवाल कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वीवी गिरी है, फखरुद्दीन अली अहमद, संजीव रेड्डी, वी आर वेंकट रमन। क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, वीवी गिरी साहब। ठीक है, डेथ हुआ था किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ हुआ, उसके बाद जो है वीवी गिरी साहब ने वाइस प्रेसिडेंट से किस चीज के लिए गए? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए गए। चलो, अब अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया रिमेन्स इन ऑपरेशन, या नेशनल इमरजेंसी यूजिंग आर्टिकल 352। 352 की बात कर रहा है कि नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया के अंदर लगेगा, रिमेन्स इन ऑपरेशन, वो लगा रहेगा कब तक? विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर, कब तक लगेगा? कहने का मतलब ये होता है, पहले ये 6 महीने के लिए होता है, और पार्लियामेंट इसको कब तक लेके जा सकता है? इनडेफिनेट टाइम पे ले जा सकता है। कब? 6 6 महीने पे उसको अप्रूव करा के। तो कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया रिमेन्स इन ऑपरेशन विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर, यानी कि अगर उसको पार्लियामेंट उसको अप्रूव कराती रहे, विद द अप्रूवल कह रहा है ना, अप्रूवल के बाद कब तक? तो जब तक अप्रूव करे। कब तक करती है? इनडेफिनेट पीरियड पे। तो इसका आंसर जो है ना ए होगा ना डी होगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इनडेफिनेट पीरियड। आंसर की में ठीक है? ठीक है, इसको चेंज कर दीजिएगा आप लोग। ये इनडेफिनेट पीरियड होगा। इसको लेके आप लोग समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लेजिस्लेशन ये कहता है कि पहले जो है 6 महीने के लिए लगता है, ठीक है, और उसके बाद इनडेफिनिट टाइम तक लगेगा। बस कंडीशन क्या है कि पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है ना, तो उसमें ही थोड़ी कह रहा है कि 1 साल के बाद नहीं लग सकता है, 2 साल के बाद नहीं लग सकता है, मैक्सिमम 3 साल हो सकता है। नहीं, इनडेफिनिट टाइम पे लगता है, उसके क्लॉज में ही लिखा हुआ है। इनडेफिनिट पीरियड की बात करी उसने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, नेशनल इमरजेंसी इंडिया रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है ये? चलो,
बट डी वगैरह कौन आंसर दे रहे थे यहाँ पे? अच्छा है 6 मंथ यहाँ नहीं है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। देखो मैक्सिमम, अच्छा ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखो 86 क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल सीएबी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल सीएबी भी कहते हैं इसको, पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया also requires to be ratified by legislature of not less than half of the states in regard to, किस चीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल करें हम, तो जिसमें हमको क्या है कि हमें पार्लियामेंट से भी पास कराना पड़े और रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़े हाफ ऑफ द स्टेट का। तो पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पार्लियामेंट में पहली बताओ कहां होता है, लोकसभा की राज्यसभा? स्टेट्स, स्टेट्स राज्य का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, राज्यसभा में होता है। तो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर बैठते हैं वो कहां से आते हैं, राज्य से आते हैं, स्टेट से आते हैं। तो अगर मसला स्टेट की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर लिया जाए पार्लियामेंट में, बल्कि रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है हाफ ऑफ द स्टेट से। जितने स्टेट्स हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। किस मामले में? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। किसके कितने सीट्स होंगे, कौन कहां जाएगा, ये जितने मुद्दे होंगे ना कहां पे होंगे, इसके लिए जो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इससे जो रिलेटेड होगा उसमें जहां पे भी रेटिफिकेशन की बात हो रही होगी, हाफ ऑफ द स्टेट की बात हो रही होगी, वहां पे क्या लग जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ठीक है, उस सब चक्कर में मत पड़िएगा, फंडामेंटल राइट के साथ तो ऐसे भी बहुत सारा मसला है। चलो, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल मीट एटलीस्ट, कितनी बार मिलना चाहिए, ट्वाइस। ठीक है, तो 2 मरतबा एटलीस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आरे कन्वीनियंस के हिसाब से 3 सेशन बैठते हैं, जैसे विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। ठीक है, तो इससे ये है ना 3 मरतबा आ जाने में ये हो जाता है ना कि साल में जो है ना वो 6 महीने का जो गैप है ना वो फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि एक साल में कितनी मरतबा इन ये मीटअप होने चाहिए, 2 मरतबा, 2 बार होने चाहिए, यानी हर 6 महीने पे एक बार उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ का जो है गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस अ ईयर। चलो, तो सवाल आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ इक्वलिटी, यानी हाँ रूल ऑफ इक्वलिटी, यानी कि जहां पे इक्वल नहीं होंगे। कौन इक्वल नहीं है, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इक्वल नहीं है। किस टर्म में नहीं है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, सिविल सूट्स हो, इस मसले में क्या होता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट इक्वल टू द सिटीजन। इनको जो है यहाँ पे इक्वलिटी का लॉ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या मिला हुआ है, इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी क्यों मिली हुई है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है। फर्स्ट सिटीजन हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मिला हुआ है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। इसी की वजह से क्या है, आम लोगों के बीच में और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बीच में क्या है, इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, यही बात कह रहा है, ये समझ में आ गया? अब देखो, वेदर द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट, यानी दोनों सीट खाली है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट खाली है। इन दैट सिचुएशन क्या है, क्लॉज है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन एनी कंडीशन प्रेसिडेंट साहब रहेंगे। अब मसला ये है कि प्रेसिडेंट की सीट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट की खाली है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताओ चारों में से कौन से होंगे जो प्रेसिडेंट का फंक्शन करेंगे? कौन करेंगे, सीजीआई। कौन करेंगे, सीजीआई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोप टू गारंटी एनिमल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जानवरों को भी हकूक की बात करते हैं, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, बी जर्मनी कौन कह रहा है, जो आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड, अब ये कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड। ठीक है, अब यहाँ देखो, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। क्या है, क्या होगा इसका आंसर, मोरारजी देसाई होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, मोरारजी देसाई। अब यहाँ देखो, सवाल ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा गौर से देखना है। क्या कहता है, पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्ट टू रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, ड्यूअल, डबल जीओपार्डी, यानी कि एक ही मसले पे आप दोबारा आपको ट्रायल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको ट्रायल नहीं किया जा सकता है। तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन यूज करते हैं यूजिंग आर्टिकल 32, जो 5 रिट्स हैं आपके पास, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्वावारंटो, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन है रेस जुडिकाटा का, यानी कि मसला रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, डबल जीओपार्डी, दोबारा उसको
यूज नहीं किया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें हैबियस कॉर्पस जो है ना, हैबियस कॉर्पस, इसको जो है ना, इसको एक्सेप्शन मिला हुआ है। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि हर बार उसका एक फ्रेश ट्रायल होगा। हैबियस कॉर्पस में क्या होगा, हर बार उसका क्या होगा, एक फ्रेश ट्रायल होगा। लेकिन इसमें क्या है, बाकी पे क्या होगा, रेस जुडिकाटा। क्वा वारंटो कौन बता रहा है, क्वा वारंटो नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, हैबियस कॉर्पस। ये बात समझ में आ रही है बात। रेस जुडिकाटा का एक्सेप्शन कौन है, हैबियस कॉर्पस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे टू हैव ए बॉडी की बात है, अभी आपने कहा, फिर आपने कहा, फिर आपने कहा, नहीं। इसमें आपको क्या है, एक्सेप्शन मिला हुआ है। तो हर एक मर्तबा क्या होगा, फ्रेश, अगर फैक्ट्स आपका क्या है, फ्रेशली अगर आपको जो है उसको बनाया गया है, तो इंक्वायरी हर बार उसकी करी जाएगी। ठीक है, यही बात है, बस ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, कौन कौन सा है जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा होगा, 20 एंड 21। कौन सा होगा, 20 एंड 21। 20 में कौन सा है, अरेस्ट एंड डिटेंशन वाली बात थी, और 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सी कौन बता रहा है, 20 एंड 21 है, ठीक है। चलो गुड। अब देखो, हंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या हो चुका, हंग हो चुका है। ठीक है, इसमें कौन सा कंडीशन होगा, विच मीट्स इन बिटवीन टू रेगुलर सेशन, इन विच, अब ये तो देखो एलिमिनेट कर लो, पहला तो होगा नहीं। दूसरा, इन विच नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तीसरा, इन विच ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टेक प्लेस कंस्टिट्यूटेड फॉर इमरजेंसी पर्पस। हंग पार्लियामेंट क्या होता है, जब जब कोई भी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, हंग हो जाता है। इसी को कहते हैं पार्लियामेंट हंग हो गया। ठीक है ना, भंग मत समझ लीजिएगा, हंग। ठीक है, इन विच नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, अब देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस बात है, देखते होंगे सारी की सारी चीजें किस में बात करी जाती है, इंग्लिश में बात करी जाती है। क्यों, ताकि इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब पता चला कि हम यहाँ पे हिंदी में बात करें तो साउथ वालों को समझ में नहीं आएगा, कन्नड़ में बात करें तो केरला वालों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। तो क्या है, क्या है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, सारे के सारे लोगों को बातें समझ में आए, तो क्या है, इंग्लिश है। तो ब्रिटिशर्स के आने से एक फायदा भी हुआ है, हम लोग यूनिफाइड भी हो गए एक तरह से, बात तो समझ में आने लगी। जो नेशनलिज्म, जब जो चीज नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो आई ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, यानी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें एक रोल इंग्लिश का भी रहा है। तभी तो जो केरला के जो बंदे थे वो नॉर्थ वालों की भी बात समझ रहे थे, नॉर्थ वाले भी कहीं और की बात समझ रहे थे। और हम समझने के चक्कर में कहाँ कहाँ की बात समझ गए, मुस्लिनी उसलिनी सबके बारे में समझ गए क्या कहते थे, वरना कैसे समझते हैं हम लोग। है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में समझ गए, रशियन रिवॉल्यूशन समझ में आ गया, वरना आता कभी नहीं आता। फंडामेंटल राइट नहीं समझ पाते ना, मैग्ना कार्टा क्या था ये नहीं समझ पाते। हाँ, तो फायदा भी तो हुआ। अब हम सोचते हैं इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं, अब कोई हमें पता ही नहीं चलता, तो कुछ फायदा भी हुआ है। ठीक है, हंग का मतलब एक और बात समझा दीजिए। हंग का मतलब ये होता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बना पाए सदन के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, हंग पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन है, रीजन सेशन का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, रीजन कहता है द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या ये बताओ जो रीजन है क्या एक एक्सप्लेनेशन है। देखो फिर तो पढ़ो क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के पीरियड के लिए क्या होता है, अपॉइंट करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये 5 साल फिक्स नहीं होता है, 5 साल से बढ़ भी सकता है, 5 साल से घट से सकता है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट देखो, फिर पढ़ो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए दे रहा है। अब इसमें अगला कह रहा है द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, 5 से पहले हटा भी सकता है, 5 से के बाद। हम्म? नहीं, ये बात तो लिखा हुआ है, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताओ। एक तरफ हम कहें कि इन एक सुनो सुनो सुनो, एक सुनो, एक पहली बात सुनो मेरी बात, सवाल की ये कह रहा है कि गवर्नर साहब का पीरियड 5 साल है, ये एक बात है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात कह रहा है कि ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है। अब ये बताओ दोनों में फर्क लग रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 5 साल के लिए है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, यानी अभी हैं कल नहीं भी हो सकते हैं, 5 साल के लिए भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से पहले भी हो सकते हैं। तो ये किस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसके 5 ईयर। देखो दोनों बातें सही हैं, बातें दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस बात को समझिए, एक्चुअल बात यहाँ क्या कह रहा है, 5 साल के लिए गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, और नीचे वाले बात में ये कह रहा है कि गवर्नर जो ऑफिस होल्ड करेगा ना, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे करेगा। कहने का मतलब ये है, एक तरफ कह रहा है कि इसका पीरियड 5 साल होगा, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो उसके प्लेजर पे रहेगा, यानी 5 से ज्यादा भी जाएगा, 5 से कम भी जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये दोनों बात क्या है, अलग अलग नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है क्या, दोनों बातें सही हैं क्या। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, जैसे मैं ये कहूं कि आज मैं रोजा हूं, और दूसरी बात कहूं कि मैं आज पढ़ाने आ गया,
दोनों अलग अलग बात है, लेकिन दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना। अब रोजा हूं, अगली बात कहूं कि मैंने सहरी करी है 5 बजे से पहले, तब वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा ना। लेकिन यही देखो, दो बातें हैं यहाँ पे, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों बातें सही हैं, और ये बात जो है उसको कंट्रडिक्ट कर रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। बताइए आप। देखो यहाँ पे तुम प्योर फॉर्म में जाओगी ना, तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, तो ऐसे देखोगी तो असर्शन ही गलत हो जाएगा। देखो, अगर ये वाले चीज को लेके जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, अगर इसका लिटरल मीनिंग लेके जाओगे तो प्रोवाइड तो नहीं करता है, तो असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन करेक्ट हो जाएगा। यानी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्या इससे 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 मुत्तफिक हैं आप लोग? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। देखो यहाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। पीरियड ऑफ 5 ईयर का तो कुछ सेंस है नहीं, पहले ही यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ऐसा करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का सुनो, तो अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा था अभी। सर, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को रिमूव भी कर सकता है। हाँ, तो देखो ये बात तो सही है। तो जब प्रेसिडेंट का प्लेजर पर होगा तो असर्शन में 5 ईयर मेंशन है, तो डी होना चाहिए। हाँ देखो, मेन मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कहीं? ठीक है, तो अब मसला क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। देखो यही मैं कह रहा था, दोनों देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, दोनों को कंट्रडिक्ट कराया करो, दोनों में जो बात कह रही है ना उसको कंट्रडिक्ट कराया करो। ठीक है, कंट्रडिक्ट कराओगे ना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया और ये वाला सही हो गया। तो एक बात तो सही है ना कि उसके प्लेजर पे है, तो क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स, बी इज, आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्रडिक्ट कर रही थी, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, चलें आगे। क्लियर है? क्या होगा? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़े। कोई है परेशानी? नहीं, देखो डिस्कशन, देखो इसमें नंबर बढ़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जो है ना, ये अगर कोई आपका एक डिसेंटिंग ओपिनियन है तो आप दिया कीजिए, ताकि वो डिस्कस करें ना, ताकि हो सकता है मुझे भी कुछ, हो सकता है एक नया ओपिनियन मिले। लेकिन मैं आपको बता दिया कि एसर्शन रीजन देखते कैसे हैं, मीनिंग समझा करो, मीनिंग और उसके रीजन को कंट्रडिक्ट किया करो। क्या आपने आज खाना खाया? तो उसका जवाब है खाया या नहीं खाया, तो आप कहेगा मैं सोकर आ रहा हूं। तो दोनों बात सही है ना, दोनों बातें सही हैं। ये तो तुम लोग का उसका क्वेश्चन है। चलो, अब देखो जीरो आवर की बात होती है। जीरो आवर क्या होता है? व्हाट इज जीरो आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? जीरो आवर में असल में क्या होता है? एक डिस्कशन आवर होता है, ठीक है, उसी तरह एक जीरो आवर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग रिजर्व फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर वेयर मेंबर्स रेज मैटर विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, यही होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर वेयर मेंबर्स रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात होती है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होती है, अगर उस मसले को क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ही हमारा क्वेश्चन आवर खत्म होता है उसको रेज किया जाता है विदाउट प्रायर नोटिस, कोई नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो आवर। और इसके बाद फिर हमारा सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर क्या? 98 का बी। अरे एक बार बी लिख दिया करो, बार बार तीन तीन बार बी लिखने से कंफ्यूजन होगा ना। अच्छा, ये आदत हो गया ना, ऑनलाइन में वो करते हैं ना, तो वहां पे यूट्यूब पे बी 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 ऐसे करके, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। प्रियम्बल के रिगार्डिंग देखो, एलिमिनेट कर लेंगे इसमें। कह रहा है इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। क्या प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर है? नहीं है। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल गाइडिंग लाइट, गाइडिंग सोर्स ऑफ पावर नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट है। यानी कि इंटरप्रिटेशन के दौरान क्या होता है? प्रियम्बल का यूज किया जाता है किस चीज में? इंटरप्रिटेशन करने के लिए, गाइडिंग लाइट की तरह यूज किया जाता है। ना ही इनफोर्सिएबल है ये, लेकिन ये क्या है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारी बातें हमें पता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, इट इज अ सोर्स ऑफ पावर। वन नहीं होगा, तो वन नहीं होगा, तो इसमें वन है इसको कैंसिल आउट कर दो, इसमें वन है इसको कैंसिल आउट कर दो, इसमें वन है इसको कैंसिल आउट कर दो। बाकी तो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 3 आ गया। ठीक है, बाकी पढ़ भी लो, ऐसा नहीं है। देखो, टू, इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, करेक्ट है। इट वाज अमेंडेड ओनली वंस इन 1976, यस, यहीं पे हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया था। ठीक है, लेकिन एक मैंने बात बताया, अगर ये दोनों बात नहीं पता है तो इससे अगर एलिमिनेट करके ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो बचा हुआ आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन भी सीख लीजिए, कभी कभी काम कर जाता है। ठीक है, आगे। अब देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज अप्लाइड बाय द कोर्ट टू डिटरमिन। पिथ एंड सब्सटेंस यूज करके किस चीज को वो डिटरमिन करती है कोर्ट? पहला, वेदर ए लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट, क्या कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है? सेकंड, वेदर द लेजिस्लेचर हैज इंक्रोज्ड अपॉन द लेजिस्लेटिव फील्ड ऑफ अनदर, क्या जो है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने वाले जो ऑर्गन है, वो अपना एरिया से ज्यादा निकल के इंक्रोच कर गई है, किसी और के एरिया में चली गई है, अपॉन लेजिस्लेटिव फील्ड ऑफ अनदर। जैसे कि मान लो 3 तरह की लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो हो सकता है पिथ एंड सब्सटेंस कब लगाते हैं? मान लो स्टेट लिस्ट में कोई चीज लिखी हुई है, उस पर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट बनाएगा, पता चला सेंटर ने लॉ बना दिया। या कोई सब्जेक्ट सेंटर का है, स्टेट ने बना लिया।
तो यही बात कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेदर द लेजिस्लेचर हैज इंक्रोच्ड अपॉन लेजिस्लेटिव फील्ड ऑफ अनदर, क्या लेजिस्लेचर ने किसी के दूसरे डोमेन में जाके लॉ बना दिया है क्या, नहीं समझिए आप, दोनों बातों में फर्क है, नहीं दो बातों में फर्क नहीं, अल्ट्रा वायर्स नहीं होगा, अल्ट्रा वायर क्या है, वो जुरिडिक्शन की, हाँ बियॉन्ड द पावर्स, यानी कि जैसे कि जुडिशियरी का काम नहीं है कानून बनाना, जुडिशियरी का काम नहीं है कानून बनाना, अब जुडिशियरी कानून बना रही है, लेजिस्लेचर का काम नहीं है जस्टिस सर्व करना, लेजिस्लेचर जस्टिस सर्व कर रही है, ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये भी लेजिस्लेचर है, ये भी लेजिस्लेचर है, ये स्टेट का लेजिस्लेचर है, ये सेंटर का लेजिस्लेचर है, ये इसके सब्जेक्ट में एंट्री कर जा रहा है, ये इसके सब्जेक्ट में एंट्री कर जा रहा है, दिस इज नोन एज, देखो एक्चुअली ये डॉक्ट्रिन इस्तेमाल कहाँ होता है ये पूछ रहा है, जब लेजिस्लेचर क्या होता है, इंक्रोच करता है किसी दूसरे सब्जेक्ट लिस्ट में, इन दैट सिचुएशन ओनली, समझ रहे हैं, इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, अब इसको कहिएगा इसको अल्ट्रा वायर कहेंगे क्या, तो ठीक है कह सकते हैं, इसको अल्ट्रा वायर्स कह सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है इसका डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलो अब देखो ये क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए जज, अब यहां से जो है शुरू होता है आपका लीगल का क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जज मिसलेनी, कौन होगा, कौन होंगे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब होंगे, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिंड्रोम लिखा हुआ है, कौन सा है, मंचुएसन सिंड्रोम रेफर्स टू, क्या होगा, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच, इसका क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है, यार मुझे इसमें ए देखना है, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका इसका बताओ 102 का, देखो इसका तो ये लग रहा है मेंटल डिसऑर्डर इन विच अफेक्टेड पर्सन फेक्स और एग्जैगरेट्स इलनेस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं अपने आप को फेक बताते, तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, इस टाइप वाला एक था ना पंचायत सीरीज में, मन ठीक नहीं है, उसी टाइप का, ठीक है ना, ठीक है, पंचायत देखा है किसी ने, पंचायत उसमें जो बूढ़ी जो थी वो कहती है ना मन ठीक नहीं लग रहा है, उन्हीं के लिए ये मंचन क्या है, ये मंचुएशन सिंड्रोम, क्या लिखा हुआ है, अ मेंटल डिसऑर्डर, सुनो यहाँ देखो, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड पर्सन फेक्स और एग्जैगरेट्स इलनेस, कह रहा दर्द हो रहा है कलेजे में ऐसे ही, ठीक है ना, टू गेन अटेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये होगा, ठीक है ना, तो यही है इसका एक, ठीक है, ये जहनी बीमारी है, इसको उर्दू में बताया, ये जहनी बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, जैसे कुछ लोग मिलते होंगे आम जिंदगी में, ठीक है ना, हाँ बस उनको जो है कुछ ना कुछ बीमारी है, ठीक है, तो अटेंशन की बात करते हैं वो लोग, ठीक है, वो क्या होता है अटेंशन चाहिए उनको, ठीक है, फिर दवा खाया आपने नहीं खाया, इलाज करवा दें, दवा ला दें, ठीक है, लेकिन होता कुछ नहीं है, फेक और एग्जेगरेटेड होता है, ठीक है, सर एमयू में एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं लीगल एप्टीट्यूड के, ठीक है, ये बताया जाएगा आपको, सर बताएंगे अभी आप लोग देखिए ये अभी, ठीक है ठीक है, अभी ट्रैक पे रहते हैं, बताएंगे सर आपको, या हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं, बाकी सर से आप पूछ लीजिएगा या किसी और सेशन में बता देंगे, ठीक है, अभी डिस्कशन कर लेते हैं, एवरेज कितने क्वेश्चन लीगल में, ये बाद में डिस्कस, नहीं नहीं एमयू का पूछ रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं, 30 नंबर का आता है ना, हाँ 25 नंबर का आता है, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, ये सिंड्रोम, लेकिन लीगल का क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसे ही था, देखो सर डॉक्ट्रिन वाला समझ नहीं आया, डॉक्ट्रिन वाले में क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ये कहता है कि अगर कोई लेजिस्लेचर है, यानी जो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है कानून बनाना, अगर कानून बनाने के दौरान अगर वो दूसरे सब्जेक्ट लिस्ट में इंक्रोच कर जाए, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट होता है, तो सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, अगर स्टेट लिस्ट के अंदर कोई सब्जेक्ट और टॉपिक दिया हुआ है उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया, तो ये चेक करेंगे क्या होगा, ये इंक्रोचमेंट हुआ, यानी कि अपने डोमेन से निकल के दूसरे के डोमेन में जाके आप कानून बना रहे हैं, यहीं पे यूज हुआ होता है द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, 102 को भी समझा दे, 102 का याद कर लो, कह रहा है ये सिंड्रोम क्या है, ठीक है, ये कौन सा सिंड्रोम है, तो क्या कहता है, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अफेक्टेड पर्सन, एक मेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्टेड पर्सन है वो फेक करता है, एग्जैगरेट करता है, बढ़ा चढ़ा के अपने इलनेस को बढ़ाता है, ठीक है, टू गेन अटेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, रमजान में लोग ज्यादा करते हैं इस तरह का काम, ठीक है, ताकि कोई ना कोई ले जाके होम्योपैथी की दवा दिला के कह दे रोजा नहीं रहना है, ठीक है, होता है सब किसी किसी, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना, इसको क्यों समझना चाह रहे हैं ज्यादा लोग 102 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये देखो, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट भी कहते हैं इसको, ये कहाँ पे है, कैट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये बेसिक था, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा, ये है ना थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को लेके, लेकिन एक चीज देखिए इसके रिलेटेड केस लॉज में मैं बता दूंगा, कहता है एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यहाँ देखो
एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। क्या कह रहा है? कंसाइंस की बात कर रहा है किसी रिलीजन को लेके, प्रोफेस करने की बात लेकर, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, यहीं तक कह रहा है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह रहा है। टू हिज रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, और ये कहां तक होना चाहिए? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। तो क्या है? कंसाइंस है, प्रोफेस है, प्रैक्टिस है, प्रोपगेट है, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है। फैक्चुअल सिचुएशन कह रहा है, एक मुस्लिम है जो सैक्रिफाइस काउ ऑन बकरीद बिलीविंग इट टू बी पार्ट ऑफ हिज रिलीजियस राइट्स, बिलीविंग इट टू बी द पार्ट ऑफ रिलीजियस राइट। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक मैटर ऑफ फैक्ट हो गया, ये इसको चेक किया जाए क्या ये रिलीजन का पार्ट है या नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन का क्लू फंसा हुआ है। However, there was a law of general prohibition on the slaughtering of cow. आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है? 48 में क्या लिखा हुआ है? डीपीएसपी में स्लॉटरिंग ऑफ काउ से रिलेटेड है, गांधीयन प्रिंसिपल है ना, तो वही कह रहे हैं ना। हाउएवर देयर वाज अ लॉ ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउ, एक्स वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर स्लॉटरिंग ए काउ, एक्स को प्रोसिक्यूट कर दिया गया काउ स्लॉटरिंग के केस में। चार ऑप्शन दिया है, एक्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज द स्टेट हैज राइट टू रेगुलेट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सी डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो पहली चीज तो स्लॉटरिंग ऑफ काउ का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता नहीं है फेथ से, इससे कंसाइंस से, प्रोफेशन से, प्रैक्टिस से, प्रोपगेशन से, ना ही इसका ये एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई थी, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मोरालिटी को। अगर आपने कोई रिलीजन है, आप प्रैक्टिस करने से, प्रोफेस करने से, प्रोपगेट करने से अगर क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है या मोरालिटी डिस्टर्ब होती है या हेल्थ को कोई इशू आता है, इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा? काउ सैक्रिफाइस है वो इस्लाम का एसेंशियल नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक आपका लॉजिक हो सकता है। और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। तो अब दूसरा यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है? काउ स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट किया गया है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो, अब मैरिज इज सेट टू बी अ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज किसको कहा जाएगा? तो इसका एज याद रखिएगा, लड़के के मामले में देखिएगा 21 साल से कम, लड़की का 18 साल से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्ल इज बिलो 18 ईयर्स एंड द बॉय बिलो द एज ऑफ 21 ईयर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ यानी कि लॉ के बारे में नहीं पता होना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज व्हाट? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज व्हाट? एक्सक्यूज, नॉट एन एक्सक्यूज, मेनी टाइम्स एक्सक्यूज, ऑल ऑफ दोस। क्या होगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या है? एक्सक्यूज है। तो लॉ का जो इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये समझ लिया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इन इंडिया, यानी कि इंडिया के लॉ को का इग्नोरेंस क्या नहीं है? एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन फॉरेन लॉ होता तो एक्सक्यूज होता। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इम्प्लिसिटली जो है या इंप्लाइड सेंस में क्या कह रहा है? इंडियन लॉ की बात कर रहा है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है। फैक्ट का एक्सक्यूज हो सकता है लेकिन लॉ का एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि चोरी करने पे भी सजा मिलती है, मर्डर करने पे भी कोई सजा मिलती है, हमें पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या सजा है। ठीक है। बहुत सारे जुर्म के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन बस ऐसा थोड़ी कि उसको सजा नहीं मिलती है कि नहीं हमें नहीं पता था। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब देखो, ये की कहानी लंबी चौड़ी कहानी है। कोई समय राणा था, हॉस्पिटल में था, गिर गया। ठीक है। समय था, सॉरी। ठीक है। देखो, मिस्टर समय वॉज सीवियरली हर्ट वाइल वर्किंग इन हिज फैक्ट्री एंड फेल अनकॉन्शियस, गिरा, अनकॉन्शियस हो गया। अब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन की बात करी, ब्लड सैंपल लिया, पता चला उसको एचआईवी है। ठीक है। उसको एचआईवी है। अब ये कह रहा है कि डॉक्टर जो है डिलेमा में है कि अब क्या करना चाहिए, कि पहले उसके क्या करना चाहिए, कि पहले डॉक्टर को ऑपरेट करना चाहिए या डॉक्टर को उसके घर वालों को बताना चाहिए कि इसे एचआईवी है, या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए उसके एम्प्लॉयर को कि इसको एचआईवी है, या डॉक्टर शुड नॉट इन्फॉर्म एनीवन बिकॉज इट वुड वायलेट पेशेंट्स राइट, या किसी को नहीं बताना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी की बात है। अरे इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? चुपचाप ऑपरेट करना है, ऑपरेट करो। तो क्या होगा? डॉक्टर शुड ऑपरेट फर्स्ट, डॉक्टर शुड ऑपरेट फर्स्ट। और ये नहीं है कि हल्ला मचाता रहे इसे एचआईवी है, ये भी नहीं करना होता है। ठीक है। क्योंकि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ये सारे। ठीक है। ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, चाहे लॉयर का हो चाहे वो डॉक्टर का हो, उन्हें बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो अब ये नहीं है कि अपने मजे के लिए जो है ना कहानी सुनाने लगे लोगों को। देखिए, यहाँ पे मसला है कि सीरियस प्रॉब्लम है। अब उसके साथ मसला ये है कि क्या इन्फॉर्म करेगा उसको। नहीं नहीं, उसको असल में एचआईवी का इशू है। देखो एचआईवी, देखो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है? अनकॉन्शियस है, उसको ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। अब उस सिचुएशन में उसको ऑपरेशन करना चाहिए या लोगों को बताना चाहिए इसे एचआईवी हो गया है? नॉर्मल में तो कोई बात नहीं है, इसीलिए तो ये कंडीशन है, अनकॉन्शियस है, सीवियर कंडीशन है। ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शुड ऑपरेट फर्स्ट। ठीक है। डॉक्टर्स के भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होते हैं, उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है। पहले बचाएंगे फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है।
सर आई हैव स्टडीड दैट वन कैन नॉट लीक अ पर्सनल जेनेटिक, हाँ नहीं कर सकते ना, राइट टू प्राइवेसी है, ऐसा थोड़ी है। जेनेटिक डेटा क्या है, कुछ भी मत, कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं फैलाएंगे, ठीक है ना। आपके यहाँ आया वो डॉक्टर है, मरीज दिखाने आया, आप उसको सॉरी पेशेंट को दिखाने आया, और आप जो है कुछ इन्फॉर्मेशन बताया उसने अपने घर से रिलेटेड, आप जो है किसी और को बता दिया आपने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है, वेर वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। देखो ये वही वाली कहानी है कंट्रैक्ट की, अगर किसी ने एक दूसरे को, एक बंदा ने दूसरे बंदे को विलिंगनेस दिखाया, विलिंगनेस मतलब अपनी चाहत बताई किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। ये क्या है, ऑफर की बात हो रही है ना, विद अ व्यू टू गिव असेंट ऑफ दैट पर्सन इन सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू हैव मेड ए प्रपोजल। ये प्रपोजल की बात, अरे ये कहानी है ना ये वाली, भूले तो नहीं है कोई, ठीक है ना। एक ए है और एक बी है, ए साहब ने अगर बी को कुछ कहा, ए ने बी को कुछ कहा, तो ए ने कैसे कहा होगा, अपने विलिंगनेस से, विलफुल, अपने विल से कहा होगा, इसको कोई प्रेशर नहीं है, ए का डिजायर होना जरूरी है। ए ने अपने डिजायर के साथ, अपने विल के साथ बी को कुछ कहा, ठीक है, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या कह रहा है, ए जो है बी से उसके लिए, उससे क्या मांग रहा है, एसेंट मांग रहा है, क्या मांग रहा है उससे, एसेंट मांग रहा है। एसेंट का मतलब हामी कहने, हामी भरने की बात कर रहा है। तो ए ने बी को क्या दिया, प्रपोजल, ए ने बी को क्या दिया, प्रपोजल दिया। अब बी के पास ऑप्शन है दो, या तो हाँ कर सकता है या ना कर सकता है। अगर बी ने अगर एसेंट दे दिया, कहा हाँ, बी ने अगर एसेंट दे दिया हाँ, तो क्या बन जाएगा, प्रपोजल क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस बन जाएगा। बी क्या क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा, एक्सेप्ट करा ना। अब एक्सेप्टेंस दो एंड पे होता है, एक इसके एंड पे होगा एक इसके एंड पे होगा, वो सब अलग कहानी। तो एक्सेप्टेंस दो एंड पे होता है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन होता है, अलग अलग बात है ना, कॉन्ट्रैक्ट की भूल गए आप लोग। तो वही चीज कह रहा है, ही मेड ए प्रपोजल। अब फैक्चुअल सिचुएशन देखो क्या कहता है, व्हाट फैक्चुअल सिचुएशन क्या कहता है, कि राम ने टेलीग्राफ किया श्याम को, क्या भेज रहे हैं, टेलीग्राफ भेज रहे हैं, विल यू सेल मी योर बुलेट बाइक, यानी बाइक तुम अपना बेचोगे। अब यहाँ देखो टेलीग्राफ है या टेलीग्राम है, ये बताओ। कोई इशू नहीं है, टेली ऐसा कोई इशू नहीं है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी ले सकते हैं, आप लेटर भेजें, हम इधर कबूतर भी भेज सकते हैं। तो वही चीज कर रहा है। टेलीग्राम ले लो, टेलीग्राम द लोएस्ट प्राइस, ठीक है। श्याम रिप्लाइड बाय द टेलीग्राम, उसने किससे रिप्लाई किया, टेलीग्राम से, फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन से। लोएस्ट प्राइस फॉर बाइक इज 1 लाख, लोएस्ट प्राइस फॉर द बाइक इज 1 लाख। राम immediately sent his consent through the telegram stating I agree to the bike for rupees 1 lakh asked by you. श्याम refused to sell the bike। अब यहाँ बताओ ये कहानी क्या हुआ, समझ में आया क्या क्या हुआ, क्या कहा। ए ने बी को पहले क्या कहता है कि विल यू सेल, पहले ये देखो, विल यू सेल मी योर बुलेट बाइक, पहला ये पूछा, विल यू सेल, पहले पूछा, पैसा नहीं पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, इन्विटेशन टू ऑफर है ना। अब देखो उसके बाद उसने ये कहा कि मैं अपनी बाइक को कितने, लोएस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 1 लाख है, लोएस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपए है। यहाँ थोड़ा सा है ना कुछ ग्लिच हमको लग रहा है। अच्छा ये बीच बीच में ये क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ जा रहा है ये, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। इसने कहा कि लोएस्ट प्राइस फॉर द बाइक इज क्वेश्चन मार्क, तब उसने कहा 1 लाख। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, रुपीज 1 लाख। फिर उसके बाद राम ने क्या कहा, इमीडिएटली सेंट हिज कंसेंट थ्रू द टेलीग्राम स्टेटिंग दैट आई एग्री टू बाई द बाइक फॉर रुपीज 1 लाख आस्क्ड बाय यू। श्याम उसके बाद रिफ्यूज कर देता है अपने बाइक को बेचने के लिए, पहला ऑप्शन है। He cannot refuse to sell the bike because the contract has already been made. दूसरा, he can refuse to sell the bike because it was only an invitation to offer, not a real offer. आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ देखो उसने उससे क्या बोला, लोएस्ट प्राइस पूछा, उसने क्या पूछा, लोएस्ट प्राइस पूछा ना। ये थोड़ी कह रहा है बेचोगे कि नहीं बेचोगे। देखो कहने का मतलब ये है, जैसे आप मुझसे ये पूछे, ये कलम, ये पहली चीज आप पूछ सकते हैं, इसमें क्या है, पहले सवाल उसने क्या कहा कि क्या आप ना ये कलम बेचेंगे और इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। दो बातें हैं यहाँ पे, मैं बेचूंगा हाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा, फिर दूसरी बात क्या है, मैं इसका लोएस्ट प्राइस बताऊंगा। तो उसमें हुआ क्या है, पहली वाली बात का जवाब नहीं दिया उसने, उसने दूसरी वाली बात का जवाब दिया, कहा लोएस्ट प्राइस बता दिया। अब ये उस पर जबरदस्ती चढ़ गया कि नहीं अब आपको बेचना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे बेचना पड़ेगा, हमने अभी कहा, कहा है आपको, कहा है अभी हमने कि मैं आपको बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। तो वही चीज कह रहा है, ही कैन रिफ्यूज टू सेल द बाइक बिकॉज ही इट वाज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, कि ये एक बाइक, एक कलम है जिसका जो है कॉस्ट कितना है, लोएस्ट प्राइस 1 लाख रुपए है। अगर दुकान में जाओ, ठीक है, जाए कहे कि ये कलम जो है लोएस्ट प्राइस 10,000 रुपए का है, ठीक है, तो आपको सुनने के बाद आपका अगला सवाल क्या होगा, ये लीजिए 1 लाख रुपए और हमें दे दीजिए, नहीं। अब आप पूछेंगे उससे, आप उससे पूछेंगे, ये इनविटेशन टू ऑफर था, दुकान में लिखा रहता है ना लोएस्ट प्राइस, जीन्स जो है 999 रुपए पे स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी आप 999 रुपए ले जाके वहां रख देंगे आप और आपको जीन्स देना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं है ना, इन्विटेशन टू ऑफर है। तो वही मसला यहाँ पे, ही कैन रिफ्यूज टू सेल द बाइक बिकॉज इट वाज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट ए रियल ऑफर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। एक्सेप्टेंस से ज्यादा जो है ना, उसने सवाल का जवाब नहीं दिया था, सवाल का जवाब ही नहीं दिया पहले वाले सवाल का। पहला सवाल क्या है, विल यू सेल मी योर बुलेट, इसका जवाब कहीं है देखना,
नहीं है ना, बस खत्म कहानी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मसला है ना, डॉक्ट्रिन और सेवरेबिलिटी लग सकता था। जैसे कि अगर दो तरह का काम है, दो तरह का काम है, और एक जो है ना दो अलग अलग है, उसके दोनों के कंसिडरेशन अलग अलग है, एक लॉफुल है और एक अनलॉफुल है, दोनों अगर सेग्रीगेट किए जा सकते हैं, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, जो उसका ऑप्शन में कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो लॉफुल होगा उसको रखा जाएगा, जो अनलॉफुल होगा हट जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर अमाउंट लमसम में लिखी हुई है कि लॉफुल और अनलॉफुल दोनों काम के 10,000 रुपए अगर आपको दिए जा रहे हैं, लॉफुल और अनलॉफुल दोनों के 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इन दैट सिचुएशन अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इन दैट सिचुएशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, या इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि शीला जो है कोई अडल्ट मैरिड है और वो एडल्ट्री में रह रही है राहुल के साथ, और वो उससे एग्री करती है कि तुम्हारे यहाँ हाउस कीपिंग का काम करेंगे, घर का काम कर देंगे, और इसके रिटर्न में राहुल जो है उसको जो अडल्ट्रेशन के लिए जो है ना 5,000 देता है, और 5,000 और 5,000 रुपए किस चीज के लिए देता है, घर का काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए। अगर ये डॉक्ट्रिन और सेवरेबिलिटी लगाते ना, अगर इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ उसमें, तो उसको पैसा कितना मिलना चाहिए, तो उसका एक्चुअल एग्रीमेंट कहाँ हुआ है पता है, ये वाला नहीं हुआ है, बल्कि ये हुआ है, पहले वाला क्या है, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है ये, अडल्ट्री के लिए पैसा देना। आपने देखिए, अडल्ट्री इज अलग चीज, उसके अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज, लेकिन उसके लिए पैसे पे कर रहे हो ना मेरे भाई, मेरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, एडल्ट्री क्रिमिनलाइज है या डीक्रिमिनलाइज है अलग बात है, लेकिन उसका कंसिडरेशन देना, व्हाट इज दिस, ये बताइए मुझे। No, no, how it's so prostitution is legal, prostitution, no, prostitution is legal, prostitution is banned, कहाँ prostitution कहाँ इलीगल है, फिर चल कैसे रहा है प्रोस्टिट्यूशन, हो कैसे रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डेजिग्नेटेड एरिया होता है, प्रोस्टिट्यूशन एरिया होता है। हाँ तो वहां पे तो लीगल है, वहां पे देखो डेजिग्नेटेड एरिया में लीगल है, तो फिर वहां पे क्यों नहीं बंद कराया जा रहा है बताइए? नहीं भाई, फिर जुडिशियरी नहीं है क्या, क्या है? एक्स अरे कहने का मतलब प्रोस्टिट्यूशन जो डेजिग्नेटेड एरिया में प्रोस्टिट्यूशन होता है, लेकिन मसला ये है कि अब जो है क्या, सोसाइटल एरिया है, नॉर्मल एरिया है, मान लीजिए जहां पे लोग रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है वो इलीगल है, जिसमें पूरा वो सिस्टम होता है, पूरा ब्रोकर वगैरह होता है, वो प्रोसेस इलीगल है। फिर तो छापे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी पड़ते हैं। नहीं वहां नहीं नहीं नहीं, छापे इसलिए नहीं पड़ते हैं, आप सही से देखिएगा, चलिए इस क्लास के बाद मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, ये अलग चीज है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यहाँ पे देखो, एडल्ट्रेशन अलग चीज है, एडल्ट्रेशन अलग चीज है, क्या है ठीक है, लीगल है बट इन डेजिग्नेटेड एरिया, नॉट इन रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल अगर उसको मनी क्या, छोड़ा हटाओ उसको फालतू बात छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ पे अडल्ट्री में रहता है ना, कोई बात नहीं, उसके लिए पैसे देना गलत है, फिर ये क्या बन रहा है आप समझ रहे हैं, इसको मीनिंग समझिए, इसका मतलब क्या होता है आप समझ जाइए क्या है ये, ठीक है। तो अब मसला ये क्या है, लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, आप देखिए एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डॉक्ट्रिन सेवरेबिलिटी लग सकता था कि इसको 5,000 रुपए मिलते उसके घर के काम करने के, और पहले वाले के नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे उस चीज की बात नहीं करी गई है। तो यहाँ देखिए क्या है ऑप्शन, वैलिड एज पार्टीज आर एडल्ट ना, दूसरा वॉइडेबल ना, कंटिजेंट, कंटिजेंट मतलब क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है ऐसा थोड़ी है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी के मर जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती, तो उस इंसान का मरना हमारे लिए क्या है, कंटीजेंस है, एक कंडीशन है। लास्ट है अनलॉफुल एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर एग्जैक्टली देखोगे ना ऑप्शन के हिसाब से तो ये है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर वो वाला होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वाला होगा, कि उसमें उसको जो इसके साथ जस्टिस कैसे करोगे, उसको 5,000 रुपए दिलाओगे जो उसने घर का काम किया है, 5,000 रुपए वो वाला नहीं दिलाओगे बस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, बताइए वैलिड होगा। हाँ ये मेरे भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप जब सेक्शन 23 एंड सेक्शन 25 पढ़ेंगे ना आप, ठीक है, तो आप बताएंगे ना सेक्शन 23 जाके आप पढ़िएगा, वहां देखिएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट, अडल्ट नहीं हो रही यहाँ पे। सुनो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे सेक्शन 23 और सेक्शन 25 में देखेंगे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, अरे यहाँ तो सिंपल सी बात है, किसी ने किसी को शादी नहीं करने पे भी क्या है, रेस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में है ना, तो वहां बताओ कौन सा काम इलीगल हो रहा है। तो फिर ये भी तो एग्रीमेंट है, यहाँ पे भी तो एग्रीमेंट की बात हो रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, खत्म हो जाएगा कहानी।
अडल्ट्री इज ठीक है, अडल्ट्री ठीक है, तो पैसे देके कहाँ लीगल है? अडल्ट्री इज लीगल, ये बता पैसे देके कहाँ लिखा हुआ है लॉ में? हाँ, बस यही यही तो प्रॉब्लम भाई, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो अलग चीज है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना वो गलत है। बेटिंग इज इलीगल, ठीक है, लीगल है ना, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ठीक है, कहीं कहीं लीगल भी है, लेकिन मसला ये है कि चलो हटाओ, खत्म करते हैं कहानी। चलो यहाँ देखो, रानी कोई कौन है ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? आंसर क्या होगा इसका? कोई दिक्कत है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है जो गुड पार्ट होता है, जो लॉफुल पार्ट होता है, उसका जो है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, वैलिड कर दिया जाता है। जो अनलॉफुल पार्ट होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है। ये क्या है? रानिया अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें हुआ ये ना कि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको जो है ना किसी ने सीक्रेटली कान में आके कहा या प्राइवेटली आके कहा कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में है, तुमको जॉब लेना है तो ले लो। फिर बाद में उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना जो आपका जो रिजोल्यूशन था, जो ऑफर था, उसको उसने क्या करा, क्या कर लिया, रिवोक कर लिया। अब मसला ये है कि क्या उसको रानिया क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है क्या डैमेजेस के लिए? अरे मसला जब ओपनली आया ही नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, जब खबर हमने तुमको कोई ऑफर ही नहीं दिया और तुमने सुन लिया सर से सुन लिया और तुम अपने मन में ही एकदम एक्सेप्टेंस बना के बैठे हुए हो कि नहीं सर ने कहा था अब तो क्लेम करना पड़ेगा। हमने जब आपको डायरेक्ट ऑफर नहीं दिया है तो एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं है ना, आपने तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिला ना आपको। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, इसका क्या हो जाएगा? रानिया कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एज देयर वाज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस का प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब देखो, हु डिस्क्राइब इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मोरालिटी? ऑस्टिन साहब। पॉजिटिव मोरालिटी कहा इन्होंने, इन्होंने लॉ नहीं कहा। एक्चुअली जॉन ऑस्टिन साहब ने क्या कहा था, कमांड थ्योरी की बात करी थी। क्या कहा था? इट इज अ लॉ ऑफ सॉवरेन, ठीक है, बेक्ड बाई सैंक्शन, उस पर सैंक्शन से रोका जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ बताओ कहीं बाइंडिंग है? इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है? अगर बाइंडिंग होता तो ये हो रहा होता जो कल हुआ है या उससे पहले हो रहा है, ठीक है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ ऐसा कुछ तो नहीं है बाइंडिंग है। आईसीजी ने भी बहुत सारी रिपोर्ट निकाल रखे हैं, अरेस्ट वारंट निकाल रखे हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, सबको पता है। लेकिन मसला क्या है, क्या वो क्या है, बाइंडिंग है? बगैर सैंक्शन है। देखो ऑस्टिन का ये कहना था कि ये कमांड ऑफ सॉवरेन है, किसी सॉवरेन का कमांड होना चाहिए, बेक्ड बाई सैंक्शन, अगर कोई नहीं माने तो सजा मिलनी चाहिए। अब इंटरनेशनल लॉ का एक लॉ है, ये बताओ कोई नहीं मानता है तो कोई सजा मिलती है? नहीं मिलता है। तो उसको क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। मोरालिटी उन्होंने उसका टर्म यूज किया है, किसने? ऑस्टिन साहब ने। वही किताब है कमांड थ्योरी वाली, जो किताब है उनकी, ठीक है। अगला देखो, अब ये देखो, ये आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, अच्छा देख के ही समझ में आ जाएगा पहले का कौन है, बता दो सबसे पुराना कौन है? ठीक है, वो गलत था, ठीक है, विस प्रिंट था, तो क्या हो जाएगा 1872? ये तो देख के ही हो जाएगा, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलो अब देखो, अ फिल्म इज प्रोटेक्टेड अंडर विच? सॉरी, आंसर इसका बी होगा, सॉरी, इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे इनकरेक्ट था, 1852, ठीक है। अब यहाँ देखो, इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है। अब यहाँ देखो, अ फिल्म इज प्रोटेक्टेड अंडर विच एक्ट? फिल्म इज प्रोटेक्टेड अंडर विच एक्ट? कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, कॉपीराइट एक्ट हो जाएगा। कौन कह रहा है? डी वाराली। सिनेमेटोग्राफ, नो। देखो ट्रेडमार्क वगैरह जो है ना बिजनेस वगैरह के लिए यूज होता है। पेटेंट जो होता है ना आईपीआर के लिए होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए होता है, पेटेंट वगैरह कराते हैं, ठीक है। कॉपीराइट इशू कहाँ होता है? फिल्म में, तभी तो मूवी के साथ होता है ना, सुना होगा ना, पायरेटेड वर्जन आ गया, किसी ने वीडियो लीक कर दी तो कॉपीराइट का इशू आता है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, फिल्म इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। अब देखो, लॉयर्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड आर कंस्टिट्यूटेड इनटू एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। ऑब्वियस बात है, किस एक्ट में होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, इंडियन इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट कब है? 1961 है शायद, देखो तो कब है, 1960, 1961। एडवोकेट एक्ट 1961, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, लॉयर ऑफिसर की बात करता है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द केस द टर्म रेस सबजुडिस, रेस सबजुडाइस मींस, ठीक है, ये भी पढ़ा रखा है पहले से, क्या होगा? द केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। कोई जब केस जो होता है कोर्ट के सामने पेंडिंग होता है उसको क्या कहते हैं? रेस सबजुडाइस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंडियन पिनल कोड है, आंख बंद करके नींद में बताओगे आप लोग, मैकुले, ठीक है। देखिए अंडर, या देखो क्वेश्चन ये है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए गर्ल अंडर, किस एज के अंडर में वो रेप कहलाएगा? तो 18 से कम में होता है, ये दे रखा है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 ईयर से पहले। इसके पहले जो है ना कंसेंट भी क्या होता है? नो कंसेंट होता है। बिलो 18 ईयर एज क्या होगा? कंसेंट भी क्या होता है? नो कंसेंट होता है। ये डिफेंस नहीं यूज करेगा आदमी, कंसेंट। हाँ, चिल्ड्रन बोलो, जेंडर न्यूट्रल है दोनों के लिए, जेंडर न्यूट्रल है दोनों के लिए। हम्म 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 नहीं, रेप के केस मैंने पॉक्सो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेप का केस लगेगा। ये दिस इज नॉट, दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर नॉट चिल्ड्रन। 17 ईयर के लड़के लड़की चिल्ड्रन नहीं है। नो, दे आर नॉट कंसिडर टू बी, वो जुवेनाइल होंगे, नहीं नहीं।
ठीक है। देखो एक और चीज समझो, 17 साल की लड़की है, 17 साल का लड़का है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन है ना, आज की डेट में एक जजमेंट आया है, जब बॉर्डर लाइन पे जब एज होता है ना, तो उसको म्यूचुअल कंसेंट, हाँ रोमियो वाला, तो उसमें मसला है कि वो उस पे जो है रेप का केस नहीं लगेगा और पॉक्सो भी नहीं लगेगा। ऐसे भी जब जजमेंट देखते हो ना, तो 17-18 साल में जब एक जजमेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें बताया था, हाँ भाग जाएगा वो सब जो भी चीज होते हैं, तो जब जब मार्जिन पे रहते हैं ना, 18 साल के मार्जिन पे हैं आप, 17-18 साल के बीच में है ना, तो वहां पे जब दोनों लड़का और लड़की दोनों होना चाहिए। अगर लड़का बड़ा है, अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, लड़की है 17 साल की, लड़का है 15 साल का, एक मिनट जरूर, लड़का है 15 साल का, लड़की है 17 साल की, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें लड़के के ऊपर आपको लगेगा रेप का चार्ज लगेगा? पॉक्सो नहीं, रेप का चार्ज बताओ लगेगा? लगेगा। रेप का चार्ज लगेगा किस पे? कैसे नहीं लगेगा मेरे भाई, 15 साल का लड़का है, 17 साल की लड़की है, कंसेंशुअल हुआ, फिर भी लड़के पे लगेगा। मैं कह रहा हूं कि दोनों के बीच में कंसेंट है, लड़का और लड़की के बीच में कंसेंट है। पहली चीज समझ लो, जनरल पॉक्सो पे बाद में जाना, पहले रेप पे पहले बात कर लेते हैं, तो रेप लगेगा ना, जब पहले रेप लग गया तो खत्म कहानी ना, फिर देखेंगे उसको। नहीं, रेप लड़कियों के अकॉर्डिंग अगेंस्ट लगता है नहीं, सिर्फ रेप का जो चार्ज लड़के के लिए नहीं, लड़की के लिए भी लगता है। अगर कोई पर्सन एल्योर करके ले जाता है, जैसे एक जयपुर वाला केस था, ठीक है, अगर कोई लड़की किसी दूसरे लड़की को एल्योर करके ले जाके किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाती है, रेप करवाती है, इन दैट सिचुएशन उस लड़के के ऊपर भी रेप का केस लगेगा, और वो जो लड़की जो दूसरे लड़की को एल्योर करके ले गई, झांसा दे के ले गई, या जैसे भी लेके गई, उस पर भी रेप का केस लगेगा। एग्जैक्टली सेम चार्ज लगेगा, एग्जैक्टली सेम चार्ज, रेप का चार्ज लगेगा, मतलब एग्जैक्टली सेम लगेगा। ठीक है ना, जो लेके जाते हैं ना, तो एग्जैक्टली सेम चार्ज लगता है, ठीक है। और एक और चीज, लड़का 12 साल का है, 13 साल का, 14 साल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्जेस लड़के के लिए लगेगा, ठीक है। पॉक्सो जनरल न्यूट्रल यानी कि चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, चिल्ड्रन, एक बच्चा है 7 साल, 8 साल, 6 साल, उसके साथ, तुम समझ नहीं रहे हो, इसको तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों कह रहे हो मेरे भाई, उसके साथ क्या हरासमेंट हुआ? आप नहीं समझ रहे हैं, देखिए पॉक्सो जो है क्या है, चिल्ड्रन के सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है ना, 15 साल का लड़का है, 17 साल की लड़की है, इसमें असॉल्ट किसका हुआ ये बताइए? असॉल्ट लड़की का हुआ ना। चलिए इसको क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे। देखो ये आप लोग के एग्जाम का पॉइंट नहीं है, आप लोग बेसिक रहिए, उसको जो है ना, देखिए बहुत सारी चीजें मैटर ऑफ फैक्ट होती हैं, जजमेंट टू जजमेंट डिसाइड होता है। कल को जो है आपको जो है आर्टिकल सॉरी सेक्शन 377 जो था, क्या था वो, होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज था, आज की डेट में डिक्रिमिनलाइज है, कल को फिर क्रिमिनलाइज हो जाएगा, फिर डिक्रिमिनलाइज होगा। इट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो कोई भी चीज जो है ना एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होता है, चीजें बदलती रहेंगी, तो उसके लिए लोड नहीं लेना है। आज शादी का एज 18 साल है लड़कियों का, 21 साल है लड़कों का, कल को घटा के 18 साल कर सकते हैं, कल को 35 साल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, अब देखो यहाँ पे लेडी वांटेड टू बाई रेलवे टिकट फाइंडिंग क्राउडेड नियर टेडी, इसको टिकट लेने के लिए गई लेने के लिए, तो कहा भाई साहब थोड़ा टिकट थोड़ा कटवा देना, वो लेके पैसा भाग गया, पैसा लेके भाग गया। अब 4 ऑप्शन है, देखो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्या उसके ट्रस्ट को तोड़ा? तीसरा, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया उसके साथ। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, कोई चीज पड़ी हुई है और उसको मिस अप्रोप्रिएट करना, उसको कहते हैं। लेकिन ये किस क्या है, इससे लिया और लेके भाग गया, ट्रस्ट को तोड़ा है उसने। थेफ्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है, थेफ्ट में खामोशी से, ठीक है ना, विदाउट परमिशन चुपके से निकल लेते हैं, तो थेफ्ट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। क्यों थेफ्ट लगा है? लास्ट क्लास में देखो थेफ्ट कब होता है, थेफ्ट चोरी, चोरी में कंसेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है, कैसे नहीं हो सकता, कोई आपसे फोन मांगे, भैया दीजिएगा फोन, थोड़ा फोन करना है, आप फोन दिया वो भागने लगा, आपके उसके बीच में कोई ट्रस्ट था ना कि नहीं था? अरे कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट था ना, ऐसा थोड़ी है। तो वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो, ये देखो कल्पेबल होमिसाइड वाला केस है, यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, क्या है इसमें, जेड कैरीड ऑफ ए टाइगर, एक्स फायर ए टाइगर नोइंग दैट शॉट माइट किल जेड बट विथ नो इंटेंशन। देखो ये कल्पेबल होमिसाइड वाला लग रहा है, ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं था कि जेड को किल करने का, इन गुड फेथ ट्राइंग टू सेव जेड, एक शॉट हाउएवर गिव्स जेड अ मोर्टल वाउंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? एक्स हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस एज द एक्ट वाज इन गुड फेथ, ठीक है, एक्ट वाज इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड, जेड के बेनिफिट के लिए किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस नहीं होगा। अब ये देखो बताया है, कई बार बताया है, ठीक है। जजेस क्या होते हैं, एक ऐसा रिमार्क देते हैं जो क्या होता है, कैजुअली बोलते कैजुअली बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओबाइटर डिक्टा, क्या कहते हैं उसको, ओबाइटर डिक्टा। प्रेसिडेंट क्या होता है, जो जुडिशियल जजमेंट्स होते हैं, ठीक है। रेशियो डेसिडेंडी,
जो हमारे जजमेंट का एक पार्ट होता है, जो जो क्या होता है, बाइंडिंग पार्ट होता है। तो बाइंडिंग पार्ट होता है, उसको रेशियो डेसिडेंटी कहते हैं, और बाइटर डिक्टर जो बड़बड़ाते हैं, ठीक है, पासिंग रेफरेंस देते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल डेट एग्रीमेंट मस्ट बी रेस्पेक्टेड इन गुड फेथ, कौन सा होगा, पैक्टा sunt servanda, ठीक है ना, गुड फेथ की बात हो रही है तो पैक्टा sunt servanda। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट आल्सो अपीयर टू बी डन, ठीक है ना, जस्टिस, इसको कौन बताया था, हेनरी सेसिल साहब ने कहा था कि जस्टिस जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट आल्सो अपीयर टू बी डन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए। इन्होंने किसने कहा था, हेनरी सेसिल ने कहा था। अब देखो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, ट्रस्ट के बेसिस पे जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव विद 3 एसेंशियल, 3 एसेंशियल होते हैं। ऑप्शन पढ़ोगे उसी में समझ में आ जाएगा। डैमेजेस किसका होता है, टॉट का पार्ट होता है इन जनरल। ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन की बात होती है, डैमेजेस आंसर नहीं होगा, मतलब इसका आंसर मतलब एसेंशियल नहीं होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। इको मार्क कौन होता है, बीआईएस, बीआईएस जो है इको मार्क एस्टैब्लिश करती है। इन विच लैंडमार्क केस डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन द गाइडलाइन अगेंस्ट सेक्सुअल, ठीक है। पॉश की बात होती है, कौन सा है, विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान। यहीं पे पॉश जो है ना, वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट को लेके जो है प्रिवेंशन है, उसका एक्ट यहां से आता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। टू बी ट्राइड अंडर जुवेनाइल एक्ट, कितना एज से कम होना चाहिए, जुवेनाइल होने के लिए क्या है, 18 से कम होना चाहिए। अब असर्शन देखो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज इसका चलो इसका एक मिनट देखो, यहां देखो, असर्शन कहता है कि अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। ऑब्वियस बात है, जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया वो जरूरी नहीं कि इलीगल हो। इसका रीजन ये कहता है, रीजन नहीं है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड है। ये भी बात सही है, हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड होता है। और दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली कि वो इलीगल है। तो ये बताओ, ये इसका रीजन है क्या, ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, दो दो अलग अलग बातें हैं। पहला बात ये कह रहा है कि सुनो, इसमें पहली बात कह रहा है कि जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वाइड, दो बातें हैं, थोड़ा अलग अलग सोचो ना। पहला सवाल समझो, इसको जवाब समझो। पहला सवाल ये है कि असर्शन ये है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, कह रहा है कि जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो। ये पहली बात है, ये सवाल है, समझ लीजिए। जवाब सुनिए, हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वाइड होता है, क्या इसका सवाल का जवाब है ये। इसमें ये होता है ना कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं इलीगल है, तो कहता है ना कि जो इलीगल वाला है वो इलीगल है। अब ये अलग बात है, ये कह रहा है एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। इस सवाल का ये जवाब है, पहले पढ़ के देखो, बताओ जवाब है इसका। तो जवाब नहीं है तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बहुत ही देखो, असर्शन रीजनिंग में ये होता है कि पहला वाला पढ़ो क्या दूसरा वाला पढ़ो, पहले देखो दोनों सही है कि नहीं। दोनों सही है तो बताओ पहले वाले सवाल का दूसरा वाला जवाब है क्या। कैसे नहीं जवाब, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाने आए, ये सवाल ये कह रहा है, इसको पढ़ो और उसका जवाब समझो कि दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या उसका जवाब है क्या, ठीक है ना। क्या है, तो क्या आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ये दोनों इंडिविजुअली ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो ये बताओ, असर्शन देखो, चलो कराई देता हूं। असर्शन देखो क्या कहता है, एक्स बिकॉज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड। बेसिकली क्या है, एक्स क्या है, अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में है। नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, देखो जब बताया जाता है ना तो खो जाते हो तुम लोग, बाद में सवाल पूछते हो, सुन रहे हैं उससे थोड़ी होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, कीवर्ड देखो, अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड है एक्स, ठीक है। नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी कि अनसाउंड है तो ऑब्वियस बात है नेचर एंड कंसिक्वेंसेस के बारे में उसको इल्म नहीं होगा। उसने किसको अटैक कर दिया, वाई कर दिया। ये हर बार तुमको क्यों सवाल पूछ रहे हैं हर टेस्ट में, ठीक है। हु इन सेल्फ डिफेंस इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ द अटैक हिट देयर बाय इंजरिंग हिम, ठीक है। सेल्फ डिफेंस उसने यूज किया, यहाँ पे क्या है, प्राइवेट डिफेंस यूज हो रहा है, सेल्फ डिफेंस यूज हो रहा है। हैज वाई हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, रीजन कहता है वाई हैड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्स अंडर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बताओ, आंसर क्या है, ये हो जाएगा, प्राइवेट डिफेंस उसने यूज किया है। और आईपीसी अभी तक क्यों चल रहा है, आ जाएगा कोई बात नहीं। अब देखो ये असर्शन देखना, देखो असर्शन कहता है कि ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ लॉ इज नोन एज इंपेरेटिव थ्योरी, ठीक है, ये असर्शन है। दूसरा, ऑस्टिन एम्फेसाइज ऑन द कमांडिंग कैरेक्टर ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने किस चीज पे एम्फेसाइज किया था, कमांडिंग थ्योरी ऑफ लॉ पे असाइन किया था। तो ये बताओ क्या है, इस सवाल का क्या होगा, सही है तो बात तो सही है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑब्वियस बात है। इंपरेटिव थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या कैरेक्टर ऑफ लॉ क्या होता है, कमांड थ्योरी की बेसिस पे है। इंपरेटिव थ्योरी मतलब कमांड की बेसिस करते हैं, इट इज ए कमांड ऑफ द सॉवरेन बेक्ड बाय सैंक्शंस, ठीक है, यही चीज है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है, यहाँ पे मैं पहली चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट डिफेंस की बात हो रही है। अब समझो,
ये पढ़ा है आप लोगों ने, कॉमन ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा ना एक कंसेप्ट थोड़ा सा है ना, सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ देखो ये इसकी वजह से ट्विस्ट होगा, सडन प्रोवोकेशन की वजह से होगा। जैसे कि कोई एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है कि आपको मान लीजिए इस कोचिंग को नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के पार्लियामेंट को आपको या सरकार गिरा देना है आपको, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 लोग ऐड हैं, उसमें से किसी एक इंसान ने भी कोई एक ऐसा काम किया, तो सारे का सारे जो जितने बंदे उस ग्रुप में वॉलंटरली ज्वाइंड है, सारे के सारे के ऊपर क्या लगेगा, सेम चार्जेस लगेंगे। ये क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। और एक होता है अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आप लोग जंतर मंतर चले गए, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हो रही है, वहां जाके कुछ लोग तमाशा देखने गए हैं, कुछ लोग सही में अनलॉफुल कुछ एक्टिविटी करने गए हैं, तो वो एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। एक है कॉमन ऑब्जेक्ट होना, जैसे 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं बैंक लूटने के लिए, तो एक जो है बाहर गाड़ी पे बैठा हुआ है, एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा है, एक जो है बंदूक ताने हुआ है, एक जो है तिजोरी तोड़ रहा है, एक जो है उसमें से क्या है, पैसे निकाल रहा है। अब ये 5 लोग हैं, पांचों के काम अलग अलग हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्ट क्या है, डकैती करना, डकैती करना, ठीक है, डकैती करना। तो ये थोड़ी कहेगा मैं तो बाहर बाइक पे बैठा हुआ था, मुझे क्या पता, वो दौड़ के आया, बैठ गया, मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सारे के सारे के ऊपर क्या होंगे, सेम चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अब पढ़ो असर्शन। The essence of joint liability under Section 149 of IPC is that criminal act must have been done with a view of fulfilling the common object, common object of unlawful assembly। रीजन कहता है एनी सडन प्रोवोकेटिव एक्ट, देखो यही इसको प्रॉब्लमेटिक बना रहा है, सडन प्रोवोकेटिव एक्ट की वजह से क्या हुआ, डन बाय ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, बहुत सारे लोग थे, उसमें से किसी एक बंदे ने सडन प्रोवोकेशन करा किसी के साथ, वुड रेंडर द अदर मेंबर ऑफ दैट असेंबली लायबल। देखो ये क्या होगा, रीजन इसका गलत है, इसका सिर्फ ये बात तो सही है, ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बात है। इसमें ये कह रहा है कि जो अनलॉफुल असेंबली थी ना, उसने किसी को प्रोवोक कर दिया, प्रोवोक करने के बाद सारे के सारे लोग जो अनलॉफुल असेंबली वाले जो लोग थे, सारे के सारे लायबल हो जाएंगे, नहीं, नहीं समझे, चलो कुछ नहीं, इंडिया गेट पे चले जाइए आप, इन्वायरमेंट के लिए चीखिएगा, ठीक है, पुलिस लगा देगी आप पे अनलॉफुल असेंबली, तो पुलिस चाहे तो आप पे फ्रेम कर सकती है, फिर आप कोर्ट में उसको जो है प्रूफ कीजिएगा कि अनलॉफुल नहीं था। फिर आप प्रूफ करवा लीजिएगा, वो तो पुलिस का काम है लगाना ना, अनलॉफुल था, और आपको प्रूफ करना है, बर्डन आप पे आ गया, प्रूफ कीजिए कि अनलॉफुल नहीं था। वैसे ही बात है, आपने डॉरी नहीं लिया और आप प्रूफ कीजिए कि आप बताइए आपने डॉरी क्यों नहीं लिया, कैसे नहीं लिया। चलो असर्शन देखो, इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट, देखो टॉट की बात है, द एग्री पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर अनलिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या होता है, द डैमेजेस दैट इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, उसको कौन डिटरमिन करता है, कोर्ट डिटरमिन करता है कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ। तो ये असर्शन हो गया। रीजन क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेज टू द एग्री पार्टी इज पुट टू हिम इन द सेम पोजीशन इन विच, ये देखो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, इसमें कोई इशू। 131 को रिपीट कर दीजिए, 131 में क्या था, अरे 131 में ये दो बातें अलग अलग हैं, ये बातें अनलॉफुल असेंबली एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का, और ये जो है ना सडन प्रोवोकेशन जो है ना, ये मर्डर वाला है, ठीक है, इसका प्राइवेट डिफेंस है, तो ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं होगा। अब देखो द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑब्वियस बात, कहां से लिया होगा, पीआईएल, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब देखो क्लेमेंसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट ग्रांटेड बाई, जो कैपिटल पनिशमेंट को जो माफी करने की बात होती है, रिप्राइव करने की बात होती है, रेमिट करने की बात होती है, वो कहां होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब के पास होता है। प्रिंसिपल क्या कहता है, अ पर्सन इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस इफ दे ओवर ड्यूटी ऑफ केयर, इसमें कोई इशू है फोर्सिबिलिटी वगैरह का, इसका क्या आंसर हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, राम इज नॉट लायबल बिकॉज ही कुड नॉट हैव फोरसीन दैट हिज नेग्लिजेंस वुड कॉज ए हार्ट अटैक टू द बाईस्टैंडर, कोई बंदा बगल में खड़ा है, उसको हार्ट अटैक आ जा रहा था, ये बाइक से, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर आप फोर्सी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कहता है समथिंग डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, ठीक है, समथिंग डन, ठीक है, किसी काम को किया जाए, ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, ग्रेटर हार्म से बचाने के लिए किसी की आग लग रहा है, तो आप ट्रेसपासिंग करके पानी लेकर आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिस्टर ए इज नॉट लायबल, मिस्टर ए इज नॉट लायबल। प्रिंसिपल कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड इज एन ऑपरेशन नेचुरल, इसमें क्या है, एक्ट ऑफ गॉड का मसला है, इसमें कोई नो ह्यूमन फोरसाइट और स्किल की जरूरत पड़ती है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर इंडिया विल नॉट बी लायबल सिंस द सडन रेनफॉल कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड। एक मिनट, एन एक्ट ऑफ गॉड इज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेज अनएक्सपेक्टेड दैट नो ह्यूमन फॉरसाइट और स्किल कुड रीजनली बी एक्सपेक्टेड इन टू एंटिसिपेटेड, ठीक है, ठीक है, रीजनबली बी एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेटेड, ठीक है। फैक्ट कहता है फॉर द पास्ट वीक देयर हैड बीन एन एवरेज टू हाई रेनफॉल इन द चिरपंजी रीजन, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, सबर रखो, हफ्ता हफ्तार में भी बहुत टाइम है, ठीक है, देर देखो देर हैड बीन एंड, मुझे दिख रहा है ना टाइम बहुत है,
There had been an average to high rainfall in the Cherrapunji region. Mr. India was engaged in dyeing company and had left some dyed cloth on the terrace for drying since it had not rained in the past 2 days. देखो यहाँ क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर हैड बीन एन एवरेज टू हाई रेनफॉल इन चेरापूंजी रीजन। देयर हैड बीन फॉर द पास्ट वीक कह रहा है, पिछले वीक की बात कर रहा है, फॉर द पास्ट वीक। इस वीक में क्या है, 2 दिन तक बारिश नहीं हुई है, 2 दिन तक बारिश नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, आप एंटिसिपेट करेंगे क्या बारिश की? एक बात, बहुत तेज बारिश हुई पिछले हफ्ते, अब थोड़ी रोज रोज थोड़ी एंटिसिपेट करते रहेंगे आज भी होगी आज भी होगी। नहीं नहीं नहीं, तो पास्ट 2 डेज में क्या है, यहाँ पे पास्ट 2 डेज में क्या है, ड्राई स्पेल था, ड्राई स्पेल था। However, it rained that day and the cloth got washed away. The customer filed a suit against him in response to which Mr. India claimed the defense of act of God। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मिल जाएगा ना। पास्ट वीक में बहुत तेज बारिश हुई थी, पास्ट वीक में, लेकिन लास्ट के 2 डेज में कुछ नहीं है, ड्राई स्पेल था। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, मिस्टर इंडिया विल क्या होगा, इसका ये हो जाएगा, क्या होगा, मिस्टर इंडिया विल नॉट बी लायबल सिंस द सडन रेनफॉल। रेनफॉल कैसे हुआ, सडन हुआ क्या? आंसर क्या है इसका? आंसर ए है। तुम कहाँ कह रही हो बी बता रहा है? फिर देखो, असल में ये सब कंफ्यूजन क्या होता है ना, ये प्योर हमारे पास फैक्ट नहीं है। अब ये कह रही है सहाबा बिल्किस की सर चिरपुंजी में यूजुअली बारिश होती है, इसलिए एंटिसिपेट कर सकते हैं ना। एक मिनट सुनो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जाम के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये सारा दिमाग आप लोग एलएलबी में लगाइएगा, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल और फैक्ट से बाहर मत निकलिएगा, बस मैं ये कहता हूँ। और रीजन और एसर्शन से भी बाहर मत निकलिए, ठीक है? नहीं नहीं, उतना ठीक है ना। आप चिरपंजी के बारे में सोचिए, ना आप मेघालय के बारे में सोचिए कि आप मेघालय में, ना आप राजस्थान के बारे में सोचिए। आपको अगर कहेगा राजस्थान में है और बारिश हुई है, मतलब राजस्थान में है और बादल दिख रहा है और फिर भी आपके राजस्थान में बारिश होती नहीं है, सो वी कैन नॉट एंटिसिपेट इट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, और बारिश हो गया। ये सारी बातें मैटर ऑफ फैक्ट हैं, ठीक है? ये सारा नहीं मैटर ऑफ फैक्ट है। ये इतना छोटा फैक्ट नहीं होता है जो उसको जो है जजमेंट के लिए डिसाइड किया जाए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी से ही आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो बात प्रिंसिपल में लिखा हुआ है वही फैक्ट पे अप्लाई कीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ मत सोचिएगा। चिरपुंजी की जगह एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, उसको वैसे ही कंसिडर कीजिएगा। ये मत समझ लीजिएगा मेघालय लिख दिया तो वहां के लोगों को पता होगा, नहीं नहीं पता है। वो एक बस सिंपल सी बात समझिए। अरे एक्सप्लिसिटली मेंशन से मतलब नहीं है ना, राजस्थान लिख देता तो फिर तो पूरी ज्योग्राफी की नॉलेज रखिए ना, इक्वेटर के पास है कि पोल के पास है कि टेम्परेट रीजन में है, फिर पूरा पूरा मानसून फिर निकालिए ना फिर। चलो यहाँ पे ये बता प्रिंसिपल, देखो देयर इज नो लायबिलिटी इन टॉर्ट इन केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, जीप ओनर इज नॉट लायबल बिकॉज इट वाज इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द डिफेक्ट इन द जीप वाज नॉट अपरेंट। यानी जिस चीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फोरसीन नहीं कर सकते हैं, उस इन दैट सिचुएशन क्या होगा, उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगला है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, मनीला जा रहा था और इसने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, इसके पास गोल्डन बार निकल गया। ये तो बहुत फेमस केस है वो वाला, हर बार होता रहता है। क्या हो जाएगा, एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इग्नोरेंट ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये मत समझिए वो इंसान किसी और कंट्री का नहीं, जिस लैंड पे वो पकड़ा जाएगा वहां का लॉ पता है या नहीं है, डजेंट मैटर, पकड़ा जाना चाहिए। तो इग्नोरेंट ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 2 दिन क्या, 1 घंटे पहले भी आया हो, 1 घंटे पहले भी आया हो, कोई बात नहीं है। अब लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज एन ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट ए पब्लिक सर्वेंट इन द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसको मिलता है, अपने पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी अपने आप को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। दूसरा, इट इज एन ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट टू द ड्यू डिस्चार्ज ड्यूटी, अगर उसके ड्यूटी आ रहा है, अगर आपने उसको रोका है ठीक है, तो वो क्या है, ऑफेंस है। फैक्ट क्या कहता है, सिद्धू कम्स टू रेस्क्यू हिज अंकल हु इज सॉट टू बी टेकन इनटू द कार बाय सम मेन। कोई है उसको पकड़ के उसके अंकल को लेके चला गया था। इन द प्रोसेस ही कॉजेज इंजुरी टू सम ऑफ देम, कुछ को इंजुरी दिया। लेटर इन टर्न आउट दैट द मेन वेयर पुलिस पर्सन इन द प्लेन क्लॉथ ट्राइंग टू इन्फोर्स ए वारंट अगेंस्ट हिज अंकल। ठीक है, ये बाद में पता चला कि उनको वारंट मिला था, उसको पकड़ने आए हुए थे वो। ठीक है, होता है ना, धप्पा देने आए हुए थे और इसे लगा कि कोई क्रिमिनल है और उनपे
अटैक करना शुरू कर दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द लीगल प्रिंसिपल स्टेटेड। ऑब्वियस बात है, क्या हो जाएगा, सिद्धू हैज कमिटेड। नहीं पता होने से मतलब नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा है, इट इज एन ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट ए पब्लिक सर्वेंट इन ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, यही कहना। एक मिनट रुक जा। ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और इसी को फैक्ट को देखो, और इस फैक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन। एक बात बताऊं, सिर्फ अपने आप को नहीं, आप दूसरे को भी बचा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर तो ये होगा इसका, फैक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ए जाएगा। देखो एक मिनट, सुनो, इसका क्या, देखो इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। देखो दोनों बातों में एक बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रायोरिटी हाई है, पहली वाली ज्यादा, दूसरी फैक्ट के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। तो इसमें जो है ये क्या है, इसमें मेन मुद्दा क्या है कि वारंट के लिए जा रहे थे, पुलिस पर्सन प्लेन क्लॉथ ट्राइंग टू इन्फोर्स ए पेनल्टी। ये बताओ आज से पहले कभी हुआ है क्या कि प्लेन क्लॉथ में नहीं जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, वारंट में था। इन दैट सिचुएशन क्या है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन द ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, चलो खत्म हो गया। और कोई डाउट नहीं है ना, चाहे नेकेड आई से दिखे या ना दिखे, सोवरेन फंक्शन है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, बंद कर रहा हूँ इसको मैं, चलिए ठीक है, थैंक यू।